नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 10th की एसएसटी की बुक है या सोशल साइंस में भूगोल की किताब है जिसका नाम है समकालीन भारत। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है संसाधन और विकास। संसाधन और विकास। तो हम संसाधन और विकास के बारे में पढ़ेंगे आज कि संसाधन और विकास में कौन सा चैप्टर है, क्या है, उसके बारे में डिटेल से चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम संसाधन और विकास में क्या है। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गाँव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? गाँव में और शहरों में हमारे जीवन को ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने का प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। देखो, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इसमें संसाधन और विकास क्या होता है। संसाधन होते हैं कि कोई भी वस्तु जो इंसान के काम आए, अर्थात जो कि इंसान का जीवन को आसान पहुंचाए, उस प्रत्येक वस्तु को हम संसाधन कहते हैं। जो हमारे जीवन जी रहे हैं उसमें हमें सहायता पहुंचाए या लाभ पहुंचाए या जिनके ज़रिए हम चीज़ों को यूज करें, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो संसाधन में सारी चीज़ें आती हैं, जितनी भी चीज़ें जो इंसान के लिए काम में आए, जैसे पेड़ पौधों से लेके, कपड़ों से लेके, किताब कॉपी से, डेस्क से, रोड से, साधन मीन्स ट्रांसपोर्ट के साधन है जितने भी है, गाड़ी है कोई भी, या फिर घोड़ा भी मान सकते हो, या और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे ही संसाधन आती हैं। और अब देखते हैं विकास। तो विकास के बारे में बात करेंगे। जो संसाधन है, जिन संसाधनों का प्रयोग करके हम किसी चीज़ को डेवलप करें या फिर उसको हम आगे विकास की राह पे जाएं, तो उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। या हमारे जीवन को हम और आसान तरीके से बनाएं या हम उसको एडवांस चीज़ों में लेके जाएं, उसे हम विकास कहते हैं। तो इस पार्ट चैप्टर में थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। देखते हैं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती है और उसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, उपलब्ध है। जो आर्थिक रूप से संभाव का मतलब है कि जो चीज़ हमें मिल जाए या उसकी संभावना हो, और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। सांस्कृतिक रूप से मान्य, जिसको समाज मान्यता भी देता है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। जितनी भी संस्थाएं हैं ये इनका निर्माण करते हैं हम आर्थिक विकास के लिए। किसके लिए करते हैं? आर्थिक विकास के लिए, जिससे कि आर्थिक विकास हो, तेज गति से हो। ठीक है, आगे देखो। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? क्या आप भी जो लोग समझते हैं कि संसाधन है वो सब प्रकृति की देन है? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। देखो, कुछ लोग समझते हैं कि जो संसाधन है वो प्रकृति की देन है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी ही संसाधन प्रकृति की देन नहीं है। कुछ संसाधन हैं जो प्रकृति की देन है, जैसे कि हवा है, पानी है, ज़मीन है, ये सारी ऑक्सीजन, मतलब इसमें बोल सकते हैं ये सब प्रकृति की देन है। जबकि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम प्रकृति की तो देन है लेकिन उसको हम मॉडिफाई करके ही यूज में लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अर्थात जो संसाधन है उनका वर्गीकरण है, उनको मतलब बांटना, किस हिसाब से उनको वर्गीकरण किया, उनको बांटा है, या उनके प्रकार किस तरीके से हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर कि संसाधनों की उत्पत्ति किस तरीके से, कहाँ से हुई है। तो दो प्रकार की हैं, जैव और अजैव। जैव का मतलब होता है जिनमें जीवन है, जिनमें जीवन है या जान है, उन्हें कहते हैं जैव। और अजैव, अजैव का मतलब है जिनमें जीवन या जान नहीं है। जैसे देखो, जैव में देखते हैं कि पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, सारे जैव में आते हैं। और अजैव में जैसे जितने भी पहाड़ है, ज़मीन है, या फिर और भी जो चीज़ें हैं, सब अजैव में आते हैं। आगे देखो, आगे देखते हैं हम समाप्यता के आधार पर
क्या क्या है। समाप्तता का मतलब है कि ख़त्म होने के हिसाब से क्या क्या है। तो समाप्तता का मतलब है कि कौन कौन से नवीनीकरण योग्य और कुछ अनवीनीकरण योग्य। तो संसाधन दो प्रकार के समाप्तता के आधार पर, एक तो होता है नवीनीकरण। नवीनीकरण का मतलब जिनका हम फिर से प्रयोग कर सके या फिर से उनको बना सके, और दूसरा है नवीनीकरण, जो एक बार यूज हो जाते हैं उनको हम दोबारा यूज, जैसे नवीनीकरण मतलब जैसे कोयला है, लकड़ी का कोयला है तो लकड़ी कोयले को हम फिर से बना सकते हैं, पेड़ लगाकर दोबारा कोयला प्राप्त करते हैं। लेकिन अनवीनीकरण है जिनका दोबारा नवीनीकरण वो नहीं हो सकता, जैसे कि ज़मीन से निकाला हुआ कोयला कह सकते हो, ज़मीन से निकाले हुए खनिज कह सकते हो, पेट्रोल कह सकते हो, तेल कह सकते हो। ये एक बार अगर यूज कर लिया उसके बाद में इनका प्रयोग, इनका दोबारा से हम इसका नया नहीं बना सकते। ठीक है, अब आगे देखो स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक, कि किस प्रकार से किसका उस पर अधिकार है, उसके आधार पर देखो तीन चार हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल, किसी व्यक्ति का कोई चीज़ हो या कोई संसाधन हो, वो कहता है ये मेरा पर्सनल है, जैसे किसी का घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है या और कोई चीज़ है, वो पर्सनल होती है। ठीक है, उसके बाद में सामुदायिक। सामुदायिक का मतलब होता है पूरे समाज का, एक समाज का, जैसे गांव में कोई ऐसी चीज़ है, सार्वजनिक घर है, या फिर गांव में कोई सार्वजनिक चारागाह है, या फिर सार्वजनिक जंगल वन लगा लो, या फिर और कोई चीज़ लगा लो जो गांव में सबके लिए प्रयोग में लाई जाती है। उसके बाद में है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब होता है कि पूरे राष्ट्र की जो संपत्ति होती है उन्हें हम राष्ट्रीय कहते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में ये है कि पूरी दुनिया के जो संसाधन है उनको पूरी दुनिया का अधिकार होता है और उसको पूरी दुनिया ही यूज कर सकती है। जैसे अंतरिक्ष, आकाश है, तो इसमें ऐसा किसी की बाउंडेशन नहीं है कि सबको खुले में सब यूज कर सकते हैं। जैसे समुंदर है, समुंदर का पानी है या समुंदर है, तो उसमें भी सारी दुनिया का ही अधिकार होता है, किसी एक का अधिकार नहीं होता है। या फिर जैसे अभी कुछ दिन बाद में कहा कि जैसे अंटार्कटिक महाद्वीप पे खोज हो रही है, ज़्यादातर तेल पेट्रोल यूज करने वाले, निकालने वाले वहाँ पर जाकर प्रयोग कर रहे हैं या फिर खुदाई कर रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक ही देश ही कर सकता है, वो सबकी साझा है अंटार्कटिक महाद्वीप, तो वहाँ पर कोई भी देश कर सकता है। जैसे भारत ने भी वहाँ पर तेल के कुएँ की खोज की थी, तेल के कुएँ खोदने की कोशिश की थी, या खोदे भी हैं, अभी भी है। उनका एक दो नाम है, एक का नाम है भाग्यम, एक का नाम ऐश्वर्या। ये वगैरह तेल के कुएँ हैं जो भारत ने वहाँ पर खोद रखे हैं। आगे देखो विकास के आधार पर, आप देखो डेवलपमेंट या विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है। विकास के आधार पर देखो संभावी। संभावी होता है जिनकी संभावना हो। कैसे कि यहाँ ज़मीन के अंदर कोई, अगर जैसे ये ज़मीन है तो इसके अंदर कोई तेल है, पेट्रोल है, लेकिन अभी हम उसको निकाल नहीं पा रहे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में उसको निकाले, उसकी संभावना है, तो उन्हें कहते हैं संभावी। ठीक है, उसके बाद में विकसित। अब यहाँ पर अगर तेल के कुएँ निकाल नहीं पा रहे हम, लेकिन एक दूसरी जगह जहाँ पर तेल है हम उसको निकाल भी रहे हैं और हम यूज भी कर रहे हैं, उसे कहते हैं विकसित। मतलब वो डेवलप हो चुका, उसमें हम यूज ले रहे हैं, सब विकसित भंडार। ठीक है, तो विकसित भंडार उसे कहते हैं जिसको हम अभी प्रयोग कर रहे हैं, उसे विकसित भंडार कहेंगे। फिर है संचित कोष। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनको, कुछ देश होते हैं जो अपने संसाधनों को बचा के रखते हैं कि आने वाले टाइम में उनको हम यूज करेंगे, तो बचा के रखते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, तो मैं अमेरिका के बारे में, कि अमेरिका देश है, उसके अंदर पेट्रोल बहुत है, पेट्रोल बहुत है, और वो क्या करता है कि पेट्रोल अपने देश से निकालने की बजाय वो दूसरे देशों से आयात करता है या दूसरे देशों से मंगवाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने संसाधनों को या अपनी जो भी चीज़ हैं उनको वो रिजर्व रख रहा है या संचित कर रखा है उसने, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कि जिससे उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। तो समझ में आ गया, संचित का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजर्व करना, उसे हम संचित कहते हैं। आगे देखो, अब इसमें एक चीज़ और है, अब थोड़ी सी एक चार्ट दे रखा है, इस चार्ट के बारे में देख लेते हैं कि संसाधन कौन कौन से प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे देखो संसाधन, सबसे पहले देखो संसाधन। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानवीय। प्राकृतिक का मतलब होता है जो कि प्रकृति द्वारा दिया हो, जिसमें इंसानी हस्तक्षेप ना हो, उसे कहते हैं प्राकृतिक। और दूसरा होता है मानवीय, जो मानव के द्वारा निर्मित किया हो उन्हें कहते हैं मानवीय संसाधन। जैसे जितने भी देख रहे हैं हमने जो चीज़ बनाई है उन्हें मानवीय कहेंगे, और जो प्रकृति के द्वारा है उन्हें प्रकृति कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि एक वन है, वन
वन का मतलब जंगल या जो भी है, कुछ ऐसे होते हैं जो इंसानों को उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता। तो जैसे जंगल है, उसमें इंसान ना तो उसमें पानी डालता, ना उनकी देख रेख करता, लेकिन फिर भी वो पैदा हो जाते हैं या फिर होते हैं। वो सारी चीज़ें प्रकृति के द्वारा देन हो जाएगी। मानवीय मतलब वही वन है और वही वन इंसानों ने लगाए हैं, इंसानों की देखभाल भी करता है और भी चीज़ और भी चीज़ें जो भी है उनकी, वो सब इंसान करता है, तो उन्हें कहेंगे हम मानवीय। ठीक है वन। तो ये चीज़ समझाने के लिए है। प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति द्वारा दिए हुए हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, हवा पानी है, जो भी चीज़ है, और मानवीय मतलब जो मानव ने बनाए हैं। ठीक है, आगे देखो। अब देखते हैं प्राकृतिक जो संसाधन है वो कितने भागों में बांटे हुए हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों को देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन कितने भागों में बांटे हुए हैं, इनके बारे में देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन है 2 भागों में बांटे हुए, नवीकरण और एक है अनवीकरण योग्य। पहला होता है नवीकरण। नवीकरण का मतलब होता है जिनका हम फिर से नया बना सके या नया होने के चांस हो, में उन्हें कहते हैं नवीकरण। अनवीकरण है जिनका दोबारा हम नया नहीं बना सकते या फिर नए नहीं बन सकते, एक बार यूज होने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें अनवीकरण कहते हैं। तो अब देखो नवीकरण में देखते हैं नवीकरण में कौन कौन से हैं। तो नवीकरण में 2 भागों में बांटे हैं। सतत अथवा प्रवाह, जो हमेशा चलने वाली चीज़ें हैं, तो वो कभी ख़त्म ना होती है। जैसे कि जल है, और क्या नाम है, पवन है और जल है, ये सतत चलती रहती है। पवन हमेशा चलती रहती है, जल भी हमेशा चलता रहता है। कैसे चलता रहता है कि समंदर है, समंदर का पानी ये भाप बन के उड़ा, उड़ने के बाद में यहाँ पर बारिश हुई, बारिश के बाद में नदियों से वापस समंदर में आ गया, फिर यहाँ से भाप बन के उड़ा, फिर वापस बादल बने, बादल द्वारा बारिश हुई, बारिश करके वापस नदी में गई। तो ये सतत प्रभाव चल रहा है। हवा भी सतत हमेशा चलती रहती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं जैव संसाधन में, नवीनीकरण में जैव कौन से हैं कि प्राकृतिक वन है। प्राकृतिक वन का मतलब समझ गए ना कि प्रकृति के वन है, वो तो ठीक है, उसमें तो हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हम उनको यूज कर रहे हैं और उनको हम डेवलप कर रहे हैं। जैसे कोई वन है, जंगल, अभी मैंने बताया था कि जंगल के कुछ पेड़ हैं जो प्रकृति द्वारा है, लेकिन उन पेड़ों को हम नवीकरण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर पेड़ ख़त्म हो गए तो हम दोबारा से पेड़ लगा सकते हैं, और पेड़ लगाने के बाद में और पेड़ लगा सकते हैं, लगाकर हम उन पेड़ों को यूज कर सकते हैं। तो ये नवीकरण है, इसको दोबारा से हम बना सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है वन्य जीव। अगर वन्य जीव ख़त्म हो गए तो भी हम उनकी देख रेख करके वन्य जीवों की संख्या को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें थी नवीकरण योग। अब देखो अनवीनीकरण। अनवीनीकरण का मतलब है कि ऐसे संसाधन जिनका दोबारा से हम प्रयोग या फिर नया नहीं बना सकते। देखो दो चीज़ें उसमें, एक है पुनः चक्रीय और एक है अचक्रीय। पुनः चक्रीय का मतलब जो नवीनीकरण तो हम कर नहीं सकते, उनको एक बार यूज होने के बाद में वो चीज़ें ख़त्म तो हो जाती है, ये तो श्योर है। नवीनीकरण का मतलब एक बार यूज होने के बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन हम उनको भी 2 प्रकार में बांट सकते हैं। तो 2 प्रकार में कैसे बांटते हैं? जैसे पुनः चक्रीय का मतलब होता है इसमें सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, जस्ता, जो भी जितने भी धातु हैं वो सब इसी में आएंगी। धातु तो कैसे? जैसे ज़मीन से कोयला निकाला हमने, कोयला निकालने के बाद में उस कोयले को हमने यूज कर लिया, तो ज़मीन के अंदर तो एक निश्चित चीज़ है, जितना है उतना ही रहेगा, बढ़ेगा तो है नहीं। तो ज़मीन से हमने निकाल लिया तो ये तो ख़त्म हो गया ना, तो ये अनवीनीकरण, इसको हम फिर से बना नहीं सकते। ठीक है, लेकिन चक्रीय, पुनः चक्रीय का मतलब ज़मीन से कोयला निकाला हमने, ज़मीन से हमने लोहा निकाला, लोहा को हमने यूज किया, अब ये लोहा बेकार हो गया, जैसे वो इसको पुनः भट्टी में ले जाकर गलाया, गलाने के बाद इसका दोबारा धातु बना दी हमने। समझ में आ गया? तो यहाँ से निकाला, ये तो बिल्कुल अनवीनीकरण है, क्योंकि हम इसको दोबारा ज़मीन के अंदर बना नहीं सकते। लेकिन इसको यूज में किया, यूज में करने के बाद अनयूज जो चीज़ रही या फिर उसको ख़राब हो गई, या फिर ये लोहा तो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, इसको हमने दोबारा ले जाके भट्टी में गलाया, गलाने के बाद इसका दोबारा यूज किया, तो इन्हें कहते हैं पुनः चक्रीय। मतलब इस चीज़ का हम रिसाइकल करते हैं, पुनः चक्र से इसको दोबारा यूज में लाने की चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो अचक्रीय। अचक्रीय का मतलब जिसका चक्र नहीं चलता, मतलब उसको हम पुनः यूज में नहीं लेके आ सकते। जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन में क्या है? देखो, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोल है, या फिर गैस है। अभी एक बार हमने ज़मीन के अंदर लगा दिया, कोयला है, कोयला ज़मीन से निकलने वाला कोयला,
तो अब इसको हमने ज़मीन से निकालने के बाद अगर एक बार कोयले को हमने जलाया तो कोयले से एनर्जी मिली, उसके बाद में कोयला ख़त्म हो गया, डीजल जलाया उसके बाद डीजल ख़त्म हो गया, पेट्रोल जलाया पेट्रोल गैस ख़त्म हो गई, तब इसको पुनः चक्रीय नहीं कर सकते, मतलब सिंगल टाइम यूजेज चीज़ें हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होंगी कि संसाधन है इनके बारे में, कि अचक्रीय चीज़ें क्या होती हैं जिनका हम पुनः यूज नहीं कर सकते। पुनः चक्रीय का मतलब जिनका फिर से प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो प्राकृतिक हो चुका संसाधन में, अब देखो मानवीय संसाधन। संरचनाएं एवं संस्थाएं, जितनी भी संरचनाएं हम बनाते हैं या जितनी भी संस्थाएं जो इंसान की मदद करें, उन सबको मानवीय संसाधन कहते हैं। अब दूसरा है इसमें मात्रा एवं गुणवत्ता, कि उसकी क्या मात्रा है और कैसी गुणवत्ता है, ये सब चीज़ें मानवीय संसाधनों में देखी जाती है। तो ये तो था संसाधनों का वर्गीकरण। एक बार दोबारा देख लो कि संसाधन है उनको हम दो प्रकार से बांटा हुआ है, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक को नवीकरण योग्य बनाया है, अनवीकरण योग्य बनाया है, मतलब दोबारा बन सकता है, उनको दोबारा नया हो सकती है चीज़ें। अनवीकरण जो दोबारा नया नहीं हो सकती, एक बार यूज होने के बाद में चीज़ें ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसमें भी नवीकरण में है कि कुछ सतत प्रवाह है, जैसे हवा है, जल है, ये सब चीज़ें चलती रहती है। जैव का मतलब है जीवन, प्राकृतिक वन है, जंगल है, इनको हम फिर से उगा सकते हैं, वन्य जीवों को भी हम फिर से पाल सकते हैं। अनवीकरण का मतलब है जिनका हम दोबारा से प्रयोग ना कर सके, एक बार यूज होने के बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। इसमें दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है पुनः चक्रीय, कि किसको गलाकर या फिर भट्टी में डालकर हम दोबारा काम की चीज़ें बना सकते हैं। एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूज होने के बाद में दोबारा हम उनका बिल्कुल प्रयोग नहीं कर सकते, वो ख़त्म हो जाती है, जैसे जीवाश्म ईंधन का मतलब है डीजल पेट्रोल कोयला वगैरह है। अब देखो मानवीय में संरचना है जो मानव की बनाई हुई चीज़ें हैं, संस्थाएं हैं जो मानव जो संस्था बनाई है वो भी इंसान के काम आती है। दूसरी तरह मात्रा एवं गुणवत्ता, कि उसकी मात्रा कितनी है और कैसी गुणवत्ता है। ये संसाधनों के बारे में देख ले, संसाधनों का वर्गीकरण आप देख चुके हो। अब आगे देखो, अब देखते हैं हम संसाधनों का प्रकार, कि संसाधन कितने प्रकार के हैं। तो संसाधनों का प्रकार में देख लेते हैं हम, कि संसाधन का प्रकार हम देखते हैं किस हिसाब से बांटा हुआ है हमने इनको। देखो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है या फिर कहाँ से हुई है, उसके आधार पर देखते हैं संसाधनों के प्रकार। एक है जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। जैव संसाधन के बारे में मैंने बताया था कि जिनमें जीवन है, अजैव का मतलब जिनमें जीवन नहीं है, निर्जीव है। जैसे जैव में देखो इन संसाधनों की प्राप्ति जीवाश्म मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है। जीवाश्म मंडल है मतलब जीव मंडल का मतलब जहाँ पर इंसानी या फिर जानवर या जो भी जीव रहते हैं वहाँ से इसकी पैदा होते हैं या वहाँ से ये क्रिएट होते हैं। तो इनमें जैसे मनुष्य है, ये भी जैव संसाधन है, वनस्पति है, प्राणी है, मत्स्य है, जीवन है, पशुधन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जैव संसाधन है। वनस्पति है, मनुष्य है, प्राणी है, मत्स्य जीवन है, पशुधन है, ये सब जैव संसाधन में आते हैं। अब देखो अजैव संसाधन में, अजैव संसाधन में निर्जीव वस्तुएं आती हैं। कौन सी आती हैं? निर्जीव वस्तुएं। वे अजैव संसाधन कहते हैं जो निर्जीव होती हैं, जैसे चट्टान है, बताया था मैंने, पहाड़ है, धातुएं हैं, ये सब अजैव संसाधन हैं। ठीक है, अब देखो अगला है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता का मतलब है कि ख़त्म होने के, समाप्यता मतलब कि इनकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी चीज़ें हैं, उनके आधार पर देखते हैं। कि एक है नवीकरण योग्य। नवीकरण का मतलब मैंने बता ही दिया थोड़ी देर पहले, कि नवीकरण का मतलब होता है जिनको हम फिर से बना सके या फिर नया बना सके। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन और वन्य जीवन, इनको हम फिर से बना सकते हैं। सौर का मतलब है कि जो नवीकरण है, सौर ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती है, इसका हम फिर से यूज कर सकते हैं इसकी ऊर्जा को। पवन है, इसकी ऊर्जा को यूज कर सकते हैं। जल है, ये भी एक नवीनीकरण है, ये प्रोसेस चलते। जंगल है, इनको हम फिर से बना सकते हैं, जंगल फिर से बनाने का मतलब फिर से पेड़ लगा सकते हैं। वन्य जीवन है, अगर वन्य जीवनों में दिक्कत हो गई तो भी हम वन्य जीवन को दोबारा पाल सकते हैं। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जाता है। सतत का मतलब हमेशा चलते रहते हैं, ये प्रवाह एक होता है कि क्रम, मतलब चलते रहने वाली चीज़ों को सतत या प्रवाह कहते हैं। अब देखो ये नवीकरण हो गया। अब देखो अनवीकरण, जिसको फिर से हम नया नहीं बना सकते। तो इनके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, फिर भी देख लो। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है। जैसे ये ज़मीन है, इसके अंदर
खनिज हैं जितने भी है, या फिर जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब जो जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पति को दबकर बने उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। खनिज है जो ज़मीन के अंदर रासायनिक क्रियाएं या विक्रियाएं जो भी जिनके कारण बने, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, ये सब ज़मीन के अंदर बनते हैं और ये लाखों सालों में बनते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम इनको यूज करते तो फिर से बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि लाखों सालों बाद में ही ये एक ज़मीन के अंदर क्रियाएँ होती हैं, उनसे ये बनते हैं। उसके बाद में है क्या नाम है, उसके बाद में है जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन ज़मीन के अंदर जो भी जीव जंतु या और कोई चीज़ें हैं उनके दबने के बाद में ही ये चीज़ें बनती हैं, और इनके बनने से ही वो चीज़ें पेट्रोल वगैरह ये चीज़ें बनती है। तो इनको हम एक बार यूज करते हैं तो ये दोबारा यूज नहीं हो सकता। एक बार यूज करने के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है, उससे ख़त्म हो जाती है। अब देखो, खनिज संसाधनों के बारे में इनको दो प्रकार से बांटते हैं, एक तो पुनःचक्रीय और पुनःचक्रण। खनिज संसाधनों को हम पुनःचक्रण यूज कर सकते हैं, जबकि जीवाश्म ईंधन को पुनःचक्रीय नहीं कर सकते। जैसे लोहा निकाला जमीन से, सोना निकाला, उसको यूज किया हमने, उसके बाद वो ख़राब हुआ, उसको दोबारा गलाकर फैक्ट्री में दोबारा हम नई चीज़ बनानी थी, इसे कहते हैं पुनःचक्रीय। जीवाश्म ईंधन को एक बार निकाला पेट्रोल को, उसके बाद जला दिया, कोयला को निकाला, उसके बाद में वो दोबारा कभी नहीं बनता। मतलब अगर ज़मीन से कोयला निकाल लिया, उसको जला दिया तो उसकी राख ही मिलेगी, दोबारा यूज में नहीं होगा। अब देखो ये चीज़ें हो गई। अब देखो स्वामित्व के आधार पर, कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, इसके बारे में देख लेते हैं। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल, किसी भी इंसान का खुद का होता है। जैसे कि गाड़ी, अपने घर में गाड़ी है, घोड़ा है, भैंस है, बैल है, या फिर ज़मीन है, ये सारी चीज़ें हैं, मकान है, ये सारी स्वामित्व व्यक्तिगत हुए, मतलब खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी हुई। जैसे देख सकते हो इसमें संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार के द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले वो सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं, बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंडों, घरों एवं अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब, कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण है। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार करें। परिवार के संसाधनों की सूची तुम्हें तैयार करनी है। जैसे मैं बता दूं, मेरे परिवार में बाइक है, मेरे परिवार में घर है, मेरे परिवार में ज़मीन है, मेरे परिवार में जो भी चीज़ है, मकान है, या और भी कोई चीज़ है जिस पे मेरा अधिकार है, घर में रहने वाले जितने भी सामान हैं जिनसे मैं अपना जीवन आसान बनाता हूँ, तो वो सारे संसाधन ही मेरे हैं। समझ में आया? तो उन पे सब पे मेरा मालिकाना हक है। तो तुम भी अपनी एक सूची बनाओगे क्या क्या है तुम्हारे। अब देखो अगला है सामुदायिक स्वामित्व वाले संस्थान। सामुदायिक स्वामित्व का मतलब होता है कि पूरे समाज के या पूरे समुदाय के जिस पे हक होता है या स्वामित्व होता है, उसका मालिकाना हक होता है, ये उसे हम सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं। देखो ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गाँव की सम्मिलित भूमि, मतलब सम्मिलित का मतलब जो भी सम्मिलित भूमि है उसके बारे में देखते हैं। चारण है, भूमि है, शमशान है, या फिर शमशान भूमि है, या तालाब है, ये सब पूरे गांव के होते हैं, ना कि किसी एक पर्सनल व्यक्ति के होते हैं। जैसे ज़मीन है गांव की, शमशान भूमि, तालाब है, नहर है वगैरह है। नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क है। नगरीय क्षेत्रों में जो पार्क बन रहे हैं, मतलब शहरों में जो पार्क बन रहे हैं, वो किसी एक का नहीं होता। या फिर पिकनिक स्थल है जहाँ पर हम पिकनिक करने खेलने जाए, वो भी किसी एक का नहीं होता। खेल के मैदान है, वो भी किसी के नहीं होते। वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब पार्क में गए तुम जाके बैठ के, तुम गरीब हो तो तुम बोलेगे, अमीर आ गया बोले कि तुम बैठो, हम बैठेंगे तुम खड़े हो जाओ, तो वहाँ पर तुम एक ही चीज़ कहोगे जाओ, किसी का है नहीं, ये सबका है। अमीर होंगे तुम्हारे घर में होंगे, यहाँ पे नहीं है। समझ में आ गया कि सामुदायिक मतलब पूरे समाज का जिस चीज़ पे हक होता है उसे सामुदायिक कहते हैं। अब देखो राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है कि ये पूरे राष्ट्र के होते हैं, किसी एक के नहीं होते। जैसे देखो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधन को भी आम जनता के हित में अधिग्रहण कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों से बनी हुई हैं। अब देखो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर बाद में इसके समझ लेते हैं क्या है इसमें। कि तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन,
मतलब सारे जितने भी देश में संसाधन, चाहे तुम्हारे खुद के घर के ही हो, चाहे तुम्हारी खुद की ज़मीन हो, वो भी सरकार चाहे तो अधिग्रहण का मतलब है ले सकती है आम जन के हित में। कैसे? जैसे तुमने देखा होगा कि जो सड़क बनी हुई होती हैं या नहरें बनी सड़क बनी हुई होती हैं, देखो सड़क होती है या फिर नहर होती है, रेल होती है, इनकी लाइन बिछी हुई होती है। ये ऐसा नहीं है कि सरकारी ज़मीन पे है, ये सब जो सड़कें निकली हुई है ये कहीं से भी किसी के खेत से निकल जाती हैं, या नहरें ये भी निकलती है, रेल लाइनें ये भी निकलती है। तो रेल की ज़मीन होती है जहाँ से रेल पट्टी निकलती है, नहर निकलती है, सड़क निकलती है, वो खुद की होती है। लेकिन सरकार जनता के हित में या फिर वो अपने उसके लिए उनसे अधिग्रहण का मतलब है उनसे ले सकती है, मतलब तुमसे ले सकती है। अगर तुम्हारे खेत से रेल की पटरी निकल रही है, तुम कहोगे हम तो नहीं निकालने देंगे, तो ऐसा नहीं है कि तुम नहीं निकालने दोगे, सरकार चाहे तो उसको ले सकती है। ठीक है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। शहरी का मतलब है जैसे शहर है, यहाँ पे अभी दिल्ली है या कोई और सिटी है या कोई भी बड़ा शहर है, उस शहर में देखते हो कि बहुत से गांव थे, लेकिन धीरे धीरे शहर बढ़ा। ये शहर था, यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर ये सारे गांव थे, लेकिन जब शहर बढ़ा तो सरकार ने इतना बड़ा शहर कर दिया। अब यहाँ पर जो लोगों के खेत थे वो थे, तो सरकार चाहे तो इनको ले सकती है। मतलब जो शहर का डेवलपमेंट विकास प्राधिकरण होता है उसको अधिकार है कि वो इस ज़मीन को ले सकता है। ठीक है। तो शहरों में भी सरकार ज़मीन को ले सकती है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील, मतलब 12 समुद्री मील 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भूसागरीय समुद्र एवं इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संपदा है। देखो अभी एक चीज़ करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। 22.2 किलोमीटर जो ये लिखा हुआ है, 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखो ऐसे हमारा देश है, ठीक है, ये देश है। अब ये समंदर की सीमा है हमारे देश की, है ना, है, देखा होगा। यहाँ अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। अब थोड़ी देर पहले बताया था कि समुंदर है या फिर महासागर हैं, ये सबकी सम्मिलित साझा होती है, अंतर्राष्ट्रीय होती है, मतलब सारे देशों का इस पर अधिकार होता है। लेकिन यहाँ से 12 मील मतलब 22.2 किलोमीटर का ये जो एरिया है ज़मीन से लगा हुआ, इस पर किसी दूसरे देश का अधिकार या अंतर्राष्ट्रीय अधिकार नहीं है। इस पर उसी देश का अधिकार है जो देश के पास में ज़मीन लगी हुई है, ज़मीन के पास में समंदर लगा हुआ है। तो ये जो सीमा है 22.2 किलोमीटर, यहाँ पर किसी देश का अधिकार नहीं है, यहाँ पर भारत सरकार का अधिकार है या फिर हमारे देश का ही अधिकार है। समझ में आ गया। ऐसे ही पूरी दुनिया में जो भी समुद्री सीमा है उसके 22 किलोमीटर तक अर्थात 12 मील तक की जो ज़मीन होती है उस पर उसी देश का अधिकार होता है। समझिए, ये सारी ही राष्ट्र की संपदाएं हैं। ठीक है, आगे समझ। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में देखिए। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तटरेखा के 200 समुद्री मील की दूरी अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। देखो एक चीज़ और बता देता हूँ तुम्हें अभी मैं, जैसे अभी मैंने बताया था कि ये जो 12 मील की दूरी है, मतलब 22 किलोमीटर की दूरी है, इस पे तो सरकार जब चाहे जब यूज कर सकती है। लेकिन जो 200 मील की दूरी है, ये 200 मील की समुद्री सीमा की दूरी है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र पर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इसके बाद में जो चीज़ है, इस पर किसी भी देश का 200 मील के बाद में किसी भी देश का अधिकार नहीं है। अगर इन चीज़ों को हम यूज करते हैं तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो स्वामित्व के आधार पर बता दी। अब देखो विकास के स्तर के आधार पर कि किस तरीके से संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है। विकास के स्तर के आधार पर देख लेते हैं। तो देखो संभावी का मतलब होता है कि संभावना। तो देखो क्या है इसमें, यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग
विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। देखो इसको किस तरीके से समझते हैं, इसके बारे में देखो। संभावी का मतलब होता है संभावना, कि यहाँ पर राजस्थान में दो चीज़ बताऊँगा मैं। राजस्थान का मतलब है भारत का एक प्रदेश है राजस्थान, और उस राजस्थान के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी मतलब इस तरीके का राजस्थान है। तो ये जो यहाँ से इधर पूर्वी राजस्थान है, इधर पश्चिमी राजस्थान है, ये पूरा रेगिस्तान है। रेगिस्तान का मतलब पूरे में रेत ही रेत है। तो इसमें यहाँ पर हमेशा इनके बारे में बताता हूँ मैं क्या चीज़ें हैं, कि यहाँ पर गर्मी पड़ती है और पूरे रेत के टीबे हैं, ठीक है। तो यहाँ रेत के टीबे हैं और गर्मी भी है। तो यहाँ पर जो पवन है हमेशा तेज, हवा तेज चलती है और धूप भी तेज होती है, मतलब हवा भी तेज चलती है और धूप भी तेज होती है। लेकिन देखो यहाँ पर अगर चाहे तो पवन ऊर्जा हम बना सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पवन की वो लगा सकते हैं पंखे, उसके बाद में हम बिजली बना सकते हैं। या फिर सौर ऊर्जा के भी हम प्लांट लगा सकते हैं, या फिर प्लेटें लगा सकते हैं जिससे हम सौर ऊर्जा लेकिन यहाँ पर सही ढंग से हमारे सरकार ने या हमारे संसाधन नहीं है, हमने उनको यूज नहीं किया। तो अभी क्या है सिचुएशन कि हम इसका काम में नहीं ले पा रहे हैं, मतलब हम इनको सही ढंग से काम में नहीं। लेकिन संभावी का मतलब है संभावना है, आगे आने वाले 10 साल 20 साल 50 साल में जब हमारे पास में अच्छी टेक्नोलॉजी हो जाएगी, अच्छी प्लेटें होंगी या फिर पवन ऊर्जा के अच्छे पंखे होंगे, तो उस वक्त हम इनको ऊर्जा के चीज़ संसाधनों का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, फिर है विकसित संसाधन। अभी हम बात कर रहे हैं ये विकास के स्तर पर। अभी पहले किया संभावी, मतलब जिसकी संभावना हो आगे आने वाले टाइम में। अभी हम ऊर्जा यूज नहीं कर पा रहे, हमारे पास संसाधन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हम उनको यूज कर सकते हैं। अब देखो विकसित का मतलब होता है कि जिसका, अब देखो अगला है विकसित संसाधन। विकसित का मतलब है जिनको हम विकसित कर चुके हैं, कि ज़मीन के अंदर कोई भी पेट्रोल डीजल तेल है तो हम उनको विकसित डेवलप कर चुके हैं, मतलब हम उनको यूज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मतलब वो चीज़ें हम यूज कर रहे हैं। तो विकसित का मतलब होता है कि जिनको हम यूज कर रहे हैं, या फिर हमारे पास वो संसाधन है, या वो टेक्नोलॉजी है, या वो प्रौद्योगिकी है जिससे हम उनका प्रयोग करते हैं। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनका उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है, ठीक है। विकसित का मतलब है कि जो डेवलप है उसका हम यूज कर रहे हैं। आगे देखो भंडार किसे कहते हैं? भंडार उसे कहते हैं कि कुछ चीज़ों का या कुछ संसाधनों का हमारे पास में रिजर्व कर रखा है, या हमने उनका भंडार कर रखा है। देखो कैसे है। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच के बाहर हैं, भंडार में शामिल होते हैं, ठीक है। देखो भंडार होता है कि पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में पहुंच से बाहर है, भंडार कहलाते हैं। कैसे कि राजस्थान में वही चीज़ है, राजस्थान में ज़मीन के अंदर तेल है, राजस्थान में ज़मीन के रेगिस्तान में तेल है, लेकिन हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि वो तेल को हम निकाल सकें। इस तरीके की बोरवेल या फिर इस तरीके के प्लांट या फिर इस तरीके के नलकूप या जिससे तेल निकाला जा सके, वैसी चीज़ें हमारे पास मशीनें नहीं है, ठीक है। हमें पता है कि इसके अंदर तेल है लेकिन निकाल नहीं पा रहे हम, तो उस सिचुएशन में हम उस चीज़ को कहेंगे भंडार। मतलब ज़मीन के अंदर है लेकिन हम उनको यूज नहीं कर पा रहे, तो उन्हें क्या कहते हैं? भंडार। उदाहरण के लिए देखो क्या है, जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी का ज्ञान नहीं है। ये भी एक चीज़ बता रखी है कि क्या बता रखा है मैंने यहाँ पेट्रोल को बताया, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जल दो गैसों का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। जल है, दो गैस मिली हुई होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है जिससे कि हम उसको अलग अलग करके हम
ऊर्जा ग्रहण कर सके। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम भंडार। अब देखो संचित कोष, संचित कोष किसे कहते हैं? ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, ये भंडार का ही एक हिस्सा है। इसमें टेक्नोलॉजी हमारे पास होती है लेकिन हम उनको बचा के रखते हैं, उनको रिजर्व रखते हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में काम आ सके। देखो क्या है, ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य की आवश्यकताओं पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल वन संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। कि जब पानी वगैरह है इसका भी हम प्रयोग ढंग से नहीं कर रहे, या फिर कुछ ज़मीन के अंदर कुछ भंडार है जिनका हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है लेकिन हम उनको आगे आने टाइम के लिए यूज करने के लिए रख रखा है हमने, तो उन्हें सबको कहते हैं संचित कोष। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। संसाधनों का विकास अगला है, संसाधनों का किस तरीके से विकास होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर इस लेसन में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो संसाधनों का विकास है, इसके बारे में हम कल बताएंगे, हमें कल मतलब अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक तुम्हें ये चैप्टर ध्यान रखना है। अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को एक बार नहीं दो बार आप देखोगे, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा, अगर कोई भी मिस्टेक रह गई है तो मेरे को कॉल कर सकते हो, कॉल नहीं व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर और भी जैसे भी मैसेज वगैरह कुछ भी करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर को तैयार करो, बाकी का अगला चैप्टर है हम कल बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।